यस, आपकी आवाज क्लियर है। जी। अगर बीच में कोई आवाज में कुछ होगा डिस्टरबेंस तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज के सेशन में मैंने जो बात करी थी तो वो ये था कि काउंसलिंग की क्या टेक्निक्स हैं, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। काउंसलिंग के एज ए काउंसलर आपके पास क्या टूल्स हैं, है ना। और उन टेक्निक्स में कौन से टूल्स कब फिट करने हैं, या वो सभी टूल्स हर टेक्निक में किस तरह से काम किए जा सकते हैं, इस पे थोड़ा करेंगे। टूल्स फोकस ज्यादा होगा ताकि आपको ये इनपुट मिल सके कि डेली लाइफ में आप उनको इस्तेमाल करके कभी देख सकें, जितना आप समझ पाए उतना, और उसका इम्पैक्ट बता सकें। और आगे कभी सेशन हो तो आप उसमें शेयर कर सकें कि कोई एक टूल आपने किसी एक समय पे इस्तेमाल किया और उसमें क्या फर्क आया, मतलब क्या उसका रिजल्ट आया, और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका थोड़ा बहुत इनपुट मैं दूंगा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग स्पेसिफिक टूल्स पे कैसे उसको इस्तेमाल करें, कैसे इंटरचेंजिंग तरीकों से टूल्स को करें, और कैसे मल्टीपल टूल्स को एक ही साथ इस्तेमाल करें। तो अलग अलग आप पूछें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, कि जो अपने पास लिटरेचर है जितना भी, वहां पर टूल्स की बात तो की जाती है, स्किल्स की बात की जाती है, लेकिन स्किल के लिए टूल जो है और उसको इस्तेमाल करने का अभ्यास कैसे करें, ये ज्यादातर लिटरेचर्स में नहीं मिलता है। जैसे लोग बता देंगे कि एक काउंसलर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा, इस बात पे बहुत ज्यादा हमको लिखा हुआ नहीं मिलता है। अ, इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये सतत प्रैक्टिस करने वाला अभ्यास है। और मुझे लगता है काउंसलर के तौर पे मैंने जो 17-18 साल काम किया उस पर मुझे ये लगता है कि मेरी जर्नी अभी भी चल ही रही है। मैं अब भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और कई सारी नई सिचुएशंस आती हैं जिसमें लगता है कि कुछ नए तरीके से टूल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो जाती है, और उसको करता भी हूँ। तो कुछ कुछ नया सीखने को हमेशा रहता है। तो बेसिकली काउंसलिंग, जैसे आप देखें तो काउंसलिंग के साथ गाइडेंस एक वर्ड जुड़ जाता है, और साइकोथेरेपी, है ना, एक वर्ड जुड़ जाता है। तो ये थेरेपी जो है, ये थेरेपेटिक यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर। अ, जी दीदी, कोई डॉक्टर गीता हैं, नमस्ते दीदी। और काउंसलिंग और गाइडेंस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, है ना। थेरेपी तो आसानी से समझ में आ जाती है कि किसी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक कोई थेरेपी है। गाइडेंस और काउंसलिंग में थोड़ा सा फर्क ये है कि गाइडेंस जो है वो मोस्टली डायरेक्शन बेस्ड होती है, किसी एक डायरेक्शन पे पहुंचना है, और उसमें जो एक्सपर्ट है वो कुछ एडवाइजिंग भी करता है। जबकि जो काउंसलिंग है वो नॉन एडवाइजिंग मोड पे ज्यादा चलती है। इन दोनों का एक जॉइंट एक्सप्रेशन है जो आजकल बहुत प्रचलित है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं कोचिंग, है ना। तो आप देखेंगे तो कोचिंग वर्ड बहुत यूज हो रहा है, और बहुत सारे लोग लाइफ कोचेस, है ना, और सीनियर्स के कोचेस, इस तरह से काफी कोचिंग के आपको लोग दिखाई देंगे। कोचिंग इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। एक इंटरचेंजेबली काउंसलिंग का दूसरा नाम भी है जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेंटरिंग भी बोलते हैं। तो काउंसलिंग और मेंटरिंग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और गाइडेंस जो है अगर वो उसको मेंटरिंग के साथ ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम्स कोचिंग। ये काफी पॉपुलर शब्द है। तो शुरू में हम अगर बात करें टेक्निक्स की, तो जो इनिशियली आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली तो एडमंड फ्रेड ने जो कॉन्सेप्ट साइकोडायनेमिक्स और साइको एनालिसिस का रखा,
उसके बेस पे काउंसलिंग की जाती रही। और काउंसलिंग का आप देखेंगे तो काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको लाइफ के हर स्पेयर में मिलेगी। दो लोग जब भी बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो काउंसलिंग हो ही रही है वहां पर। ये कहाँ कहाँ तक फैला है, इसको हम टेक्निक्स क्या क्या इस्तेमाल हो रही है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे साइको एनालिटिक जो है, जो टेक्निक शुरू में इस्तेमाल हुई, उसमें जो फ्रायड के सिद्धांत के पे थी, तो उसमें ईगो, आईडी, सुपर ईगो, उसके बेस पे कैसे इम्पैक्ट होता है बिहेवियर्स पे, उसका इंटरप्रिटेशन की बात की गई। और उसमें काउंसलर्स जो हैं, ड्रीम्स किस तरह से आते हैं, किस तरह के ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन, है ना। हिप्नोटिज्म एक तरीका उसमें काफी इस्तेमाल किया जाता था। अ, उसके अलावा उसमें फ्री एसोसिएशन वाले टेस्ट होते थे। फ्री एसोसिएशन जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा और इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आता है बोलिएगा। तो जैसे किसी एक ने बोला पेड़, तो उसने बोला तुरंत हरा, है ना, तो कलर आया उसके दिमाग में। तो बेस्ड ऑन दीज एसोसिएशन टेस्ट, इस पे भी कुछ बिहेवियरल इम्पैक्ट होते हैं और इसमें कुछ साइकी का पता चलता है। ऐसे इंटरप्रिटेशन उसमें टेस्ट हैं। फ्री इसी में एक प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे मैं आपको कोई एक इमेज दे दूं, या जो हमारा क्लाइंट है या जिसकी काउंसलिंग हो रही है उसको कोई एक इमेज दे दें, या उसको कोई एक सिचुएशन दे दें, या कोई हाइपोथेटिकल कहानी सुना दें, और उसके बेस पे उसको बोले कि आप इंटरप्रेट करके बताओ कि ये सुन के, या ये देख के, या या ये इवेंट को आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसके इसको एक्सप्लेन करें आप, है ना। तो उससे कुछ उनका साइकी समझ में आता है, साइकोडायनेमिक्स समझ में आते हैं, और उससे फिर कंक्लूजन निकाल के आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह से जो साइको एनालिटिक टेक्निक है, उसमें भी मोस्टली जो काउंसलर हैं वो कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है उसको, उसके जो विशेस हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं, है ना, उसकी जो इंस्टिंक्ट हैं, और जो उसकी डिजायर्स हैं अनफुलफिल्ड, या जो जिस तरह की भी डिजायर्स हैं, उनके बारे में बात की जाए, और उनके बारे में बात करके क्लाइंट वो बात करे और उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकले। तो मोस्टली इसको देखें तो ये जो फ्रायड बेस्ड है, इसमें यह है कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ पहले, उसके बेस पे आपका कुछ एक इंटरप्रिटेशन हुआ कि ये घटना होने पे इस तरह से मैंने डील किया, और फिर उससे कोई एक आपकी मान्यता बन गई, और उसके बेस पे फिर आपके आगे के बिहेवियर हैं। और इसी से फिर काउंसलर डिराइव करता है कि क्या मुझे करना है क्लाइंट के साथ, और इस तरह से काउंसलिंग आगे बढ़ती है। तो इसका बेसिक अगर देखा जाए तो वो ये है कि कुछ मेरे साथ कोई घटना हुई, उस घटना के बेस पे मेरा कोई इंटरप्रिटेशन है, मान्यता है, और उसका मेरे करंट प्रॉब्लम से सीधा सीधा रिलेशन है, जो भी मैं लाइफ में फेस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं काउंसलिंग सेशन में आया हूँ, है ना। तो ये उसका प्रिमाइस है, बेसिक फोकस इस तरह रहता है। फिर आप देखें तो एक एक तरीका है जो इंटरपर्सनल काउंसलिंग बात कहते हैं। तो इंटरपर्सनल काउंसलिंग के तरीके में बेसिकली क्लाइंट से बात करके उसके डायग्नोसिस पे फोकस रहता है कि हम जो काउंसल्ड पर्सन है वो किन हालात से गुजर रहा है, और उसको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे मोस्टली आप देखें तो डिप्रेशन के केस में एक एक डिप्रेशन होता है जो किसी इवेंट के चलते आपके लाइफ में आता है, लेट्स से फॉर लॉस।
अगर कोई आदमी लॉस से गुजर रहा है तो एक ग्रीफ साइकिल से गुजरेगा। ग्रीफ साइकिल में डिप्रेशन एक स्टेज आती है, जो ग्रीफ साइकिल जो लगभग 9 महीने से 1 साल की होती है, उसमें डिप्रेशन एक स्टेज आती है। तो ड्यू टू लॉस अगर कोई डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है ना। तो ये डायग्नोज करना कि ये डिप्रेशन किस कारण से, या एंडोजिनस कोई डिप्रेशन हो गया, यानी कि ब्रेन में किसी तरह से कोई केमिकल का बनना कम हो गया है ना, जो हैप्पी केमिकल सेरोटोनिन या डोपामिन वगैरह, उस तरह के केमिकल्स बनने बंद हो गए, जिसको बोलते हैं केमिकल डिसबैलेंस हो गया है ना, हार्मोनल या केमिकल डिसबैलेंस, उस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो उसको डायग्नोज करना कि स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ईटिंग पैटर्न क्या है, लाइफस्टाइल पैटर्न क्या है, सोते कब है, उठते कब है, जागते कब है, बात कैसे करते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं डायग्नोसिस के। और फिर बेस्ड ऑन दैट फिर हम उसको ट्रीट करते हैं या उसको रेफर करते हैं किसी मेडिकल एक्सपर्ट के बारे में। जो सिगमंड फ्रायड वाला मैंने पहले बताया टेक्निक, उसमें साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिक, उसमें जो काउंसलर है उसको वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना मस्ट है। मतलब ड्रीम का इंटरप्रिटेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस का इंटरप्रिटेशन उसका सटीक होना चाहिए। लेकिन बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के बारे में साइकोलॉजी ये कहती है कि एक्सपीरियंसेस बहुत ही इंडिविजुअल चीज है। मैंने क्या एक्सपीरियंस करा वो आप नहीं समझ पाएंगे, और मैं अगर चाहूं भी तो अपने सेम एक्सपीरियंस को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और आप चाहें भी तो मेरे वाले एक्सपीरियंस को आप फील नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपर्ट मान लेना काउंसलर को, ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोडिक्टरी इसमें लगता है। अभी मोस्ट रिसेंटली जो चल रही है वो है सीबीटी। सीबीटी आप लोगों ने शायद सुना होगा, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें आदमी सीखता कैसे है, ह्यूमन बीइंग हाउ दे लर्न, और उनकी प्रोसेसिंग क्या है जो साइंस से ऊपर ओवरलैप करती है, और उसका बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है ना, या वाइस वर्सा बिहेवियरल इम्पैक्ट से क्या केमिकल सिक्रीशन वगैरह है। तो एक लर्निंग पैटर्न और उसका इम्पैक्ट बिहेवियरल पैटर्न से कैसे हमारा एक साइकी बनता है, और कैसे हम उसको कोई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं ये क्वेश्चंस को एक बार अपनी बात खत्म कर दूं तो लेता हूं। एक क्वेश्चन अभी कोई आया है कि व्हाट्स द बेसिक रीजन फॉर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के 2 रीजन हो सकते हैं। लॉस इज वन रीजन, है ना। अ, किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाए, छोटे से और बड़ा। और एक एंडोजेनस होता है, इसमें केमिकल सिक्रीशंस कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उससे भी डिप्रेशन होता है। मेजरली यही 2 कॉजेज हैं। फिर इसका एक्सपेंशन है छोटी छोटी घटनाओं में, इस पे बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चंस आर वेलकम्स, सेकेंड हाफ में इसको लेते हैं। तो 2 चीजें जो मैं बता रहा था, एक सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, है ना, जिसका बेसिक प्रमाइस ये है कि आदमी सीखता कैसे है और उसका बिहेवियरल इम्पैक्ट कैसा होता है। और दूसरा अभी जो है ह्यूमनिस्टिक या क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड एक थ्योरी है। जो क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक जिसको बोलते हैं अप्रोच, उसमें एम्पैथी को मेन फोकस किया गया है। और उसमें ये कहा जाता है कि काउंसलर को मोस्टली कहा जाता है, और आपको लिखा भी मिलेगा, हालांकि मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। उसमें कहा जाता है कि एम्पैथेटिक होना और नॉन जजमेंटल होना, है ना। तो मेरे 17-18 साल के एक्सपीरियंस में ये आया कि आदमी कभी नॉन जजमेंटल होता नहीं है। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं नॉन जजमेंटल हूँ तो ये मेरा अपने बारे में कितना बड़ा जजमेंट है। तो इसको भी हमको मतलब थोड़ा सा देखना चाहिए। तो ये जजमेंट, नॉन जजमेंटल होना, इसका एक ऑल्टरनेट शब्द है, उसको हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी में बात करते हुए, और मैं अक्सर यूज करता हूँ कि बायस्ड ना होना।
यानी कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मान लीजिए स्मोक करता है और मैं नहीं करता हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल बायस इस बारे में ना बने, है ना, कि वो स्मोक करता है तो वो खराबी आदमी होगा क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। तो इस तरह के बायसेस से बचे रहना, ये एक भाग हो सकता है काउंसलर का, लेकिन नॉन जजमेंटल हो जाए क्यों, वो पॉसिबल नहीं होता। मूल्यांकन के बिना कोई आदमी रहता नहीं है, मध्यस्थ दर्शन में भी कहा ही गया है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हर क्षण हम मूल्यांकन करते ही हैं और दूसरे की भी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। जब तक दूसरे की स्थिति परिस्थिति नहीं समझेंगे, काउंसलिंग हो ही नहीं सकती, है ना। तो नॉन जजमेंटल होना एक मिथ है बड़ा, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है और बहुत लोग उसको बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, वो हो नहीं सकता। नॉन डायरेक्टिव हो सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली किसी को कोई एडवाइस ना करें, ना बताएं, डूज एंड डोंट्स में ना जाएं। अभी हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स की बात करेंगे, तो उसमें डूज एंड डोंट्स पे थोड़ा सा बात मैं करूंगा कि काउंसलिंग में क्या मेजरली डूज एंड डोंट्स हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको शायद एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहते हैं। तो उसमें जो आदमी काउंसलिंग के लिए आया है, जो व्यक्ति, उसको उसकी करंट प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करते हुए ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि उसको रियलिटी में वो क्यों एग्जिस्ट करता है ना। तो उस पे फोकस कर सके। तो जैसे इस तरह से जब काउंसलिंग होती है तो लोग पूछते हैं कि आप क्यों पैदा हुए, आपको क्या लगता है, आप क्यों इस संसार में आए, क्या पर्पस है आपका। तो इस तरह के डायलॉग में ड्राइव करना किसी को, ये जो है एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है। इसमें बिहेवियर पे या बिहेवियरल जो सिम्टम्स होते हैं आदमी के, उस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, है ना, बल्कि इस बात पे की तरफ उसको गाइड किया जाता है काउंसल्ड को कि वाई आर वी बॉर्न, हमारा पर्पस क्या है, हम एग्जिस्टेंस में क्यों हैं, है ना, क्यों जीते हैं हम। इस तरह से जो कुछ एक आध्यात्म में जो क्वेश्चंस किए गए, उस तरफ उसको ड्राइव किया जाता है। इसके अलावा जो ह्यूमनिस्टिक के अलावा सीबीटी है, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका जो मैंने बताया है कि आदमी कैसे, इंसान कैसे सीखते हैं, है ना, उसकी मेंटल प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म क्या है, जो साइंस से काफी ओवरलैप करता है ना। और इसमें कॉग्निटिव और बिहेवियरल पैटर्न दोनों को फोकस करके, दोनों के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल तरीके डिराइव किए गए हैं टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग, है ना। इसमें काफी वास्टली ये यूज होता है सीबीटी। इसमें एक्सपोजर एक है कि किसी क्लाइंट को या किसी जो काउंसलिंग के लिए आया है, तो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर से क्या वो प्रॉब्लम का कोई कनेक्शन है, एक्सपोजर बंद किया जा सकता है या दिया जा सकता है ना। या फिर सोशल स्किल्स की कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, दूसरों से, अनजाने लोगों से बात नहीं कर पाते, कहीं किसी जगह पर जाने में उनको संकोच होता है, कुछ लोग बहुत आउटवर्ड होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ट्रेनिंग देना लोगों को, है ना, किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है लोगों से बात करने में या फंक्शंस में कहीं डांस करने में, या और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो जो सोशल स्किल्स हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस होता है इसमें कि अलग अलग तरीके के इवेंट और अलग तरह के सिमुलेशंस डाल के लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। कुछ जगह पे सीबीटी में लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखाते हैं, जो कि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स को हैं, इसको इस्तेमाल करके रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है। जैसे प्राणायाम के अलावा भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कई जगह फेमस है, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन बहुत सारे योगा गुरु ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू रिलैक्सेशन, जो कि एक टाइम बाउंड रिलैक्सेशन होता है। जी भैया, वो श्री श्री रविशंकर वो कराते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, और जी भी बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं
जिनसे रिलैक्सिंग फीलिंग आती है ना। तो वो भी एक तरह की थेरेपी है, मास थेरेपी है, सब लोग करें। तो प्राणायाम भी करते हैं, उससे भी कुछ एक सांसों के पैटर्न में रिलैक्सेशन होता है ना। गोयनका जी, आई डोंट नो गोयनका जी। एनीवेज, जी वो विपश्यना के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, विपश्यना जो आनापान करते हैं और ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने वाले। विपश्यना में, हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। सो सीबीटी में मोस्टली रीइंफोर्समेंट की बात भी की जाती है, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऐसे ही punishment for the positiveness and punishment for negative impact। इस तरह के टेक्निक्स भी सीबीटी में करते हैं। फिर जो आप ये बात कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस थेरेपी, जो आप विपश्यना की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें फोकस क्या रहता है कि आप अपने थॉट्स को देखो, ऑब्जर्वेशन वाले मोड में रहो। सो विदाउट जजिंग योरसेल्फ, you focus on your breathing pattern, you focus on your feelings, you focus on your thoughts। जो भी थॉट आ रहे हैं उनको चलने दो, सिर्फ वॉच करते रहो। फीलिंग्स है उनको आने दो, वॉच करते रहो, ऑब्जर्वेंट बने रहो अपने हर एक क्रियाकलाप के, है ना। तो अपने आप को देखना, है ना, अलग अपनी फीलिंग्स को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने सांसों को देखना, फील करना उनको। तो इससे ये बेसिकली देखें तो ये बुद्धिज्म से काफी इन्फ्लुएंस्ड है ये टेक्निक विपश्यना, है ना। वहाँ पे काफी इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस, ऐसा मैंने सुना है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट काउंसलिंग के दौरान, ट्रेनिंग्स के दौरान मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना है। और ये काफी स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स होती हैं, है ना, जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जो माइंडफुलनेस थेरेपी जिसको कह रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है काउंसलिंग करने का। उसके अलावा एक एक और तरीका होता है जिसमें किसी बिहेवियर को किसी इम्पैक्ट ने, किसी इवेंट ने कैसे इम्पैक्ट किया होगा, इस पे फोकस करते हैं काउंसलर। और उससे कैसे कोई आउटकम आता है, किसी इवेंट किसी की लाइफ में कोई हुआ, उससे कोई बिहेवियर ट्रिगर हुआ, उससे कोई आउटकम आउटकम आया, और उस आउटकम को किसी आदमी ने किस तरह से परसीव किया हुआ है ना, या कैसे उसका इंटरप्रिटेशन है किसी इवेंट का, है ना। और ये जो कॉग्निशन है उसका, वो उस इवेंट से कैसे सीखता है, उसका कॉग्निटिव पार्ट है जो उसको कैसे उस इवेंट को अप्रेज करता है अपने आप में, इस पे फोकस। तो इवेंट फोकस्ड एक थेरेपी होती है। और ये जितना मैं थेरेपीज बता रहा हूँ, ये वाइडली आप देखें तो सीबीटी में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, और काउंसलर्स जो जो ट्रेंड होते हैं या जो एक्सपोज्ड होते हैं, वो मल्टीपल टेक्निक्स का मल्टीपल जगह यूज करते हैं। तो ये बड़ा एक सब्जेक्टिव भी बात है कि आपको किसी की स्थिति देख के कौन सी टेक्निक उस पर कब काम करेगी। कई बार हमें भी पता नहीं होता है, या नहीं होता था जब मैं बहुत एक्टिवली ये काम कर रहा था, कि कौन सी टेक्निक कब काम कर जाएगी। तो कभी कभी क्या होता था, एज ए काउंसलर भी हम लोग फंस जाते थे और कुछ ब्रेक थ्रू हमको नहीं मिलता था। और कभी कभी इमीडिएटली कुछ ऐसा आ जाता था कि एकदम ब्रेक थ्रू मिल जाता था। लाइक मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं एक ट्रेनिंग के कुछ लोगों को लेके गया था, ये एनटीपीसी नोएडा से। और वो 30-40 लोग थे, और उनकी आउटबाउंड ट्रेनिंग के लिए मैं ले गया था। और उनमें से कुछ लोग थे जो अपने पत्नी समेत आए हुए थे। तो मैं उनको रैपलिंग करा रहा था, चट्टान से उतरते हैं, बैक बैक जो वो करके उतरते हैं उसको रैपलिंग बोलते हैं। तो रैपल करा रहा था। तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला हमारी पत्नी को भी करा दीजिए, तो उनको कराया। तो एक लेडी काफी डरी हुई थी, और उनको 10-12 मिनट मैंने वो इवेंट चलने दिया अपने साथी के साथ। और
उनको काउंसिल किया, तो मैं काफ़ी उनको बोला, बट वो बहुत डरी हुई थी, वो बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। एंड लास्ट में एक बड़ा, मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ये कर पाएंगी तो कैसा फील करेंगी, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा फील करूंगी, और अगर ये कर पाएंगी तो इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू क्वेश्चन था, और उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, तो 5-7 मिनट में ये कर लूंगी वो कर लूंगी, अपने सारे फियर्स को निकाल के उन्होंने साइड में रखा, और इमीडिएटली फिर वो तैयार हो गई, और उन्होंने मेरे ख्याल में 60-70 फीट का वो रैपल किया अभी। तो इस तरह के इवेंट हो जाते हैं, हमको पता नहीं रहता कि कौन सी टेक्निक कब काम कर जाएगी। बहुत अवेयर रहने की जरूरत होती है इसमें। इसके अलावा एक थेरेपी होती है जिसमें काउंसलर जो है इस तरह की बात करते हैं कि लाइफ में आपका गोल क्या है। जैसे एक तो था कि आप क्यों जिंदा हैं, थोड़ा आध्यात्मिक भाषा की तरफ जाता है। एक ये है कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है ना। इस तरह की एक टेक्निक होती है। उस विजन को आप नहीं अचीव कर पाए तो आप क्या करने से वो अचीव कर लेंगे, उसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, या आपके जो सपोर्ट सिस्टम है आपकी लाइफ में वो उससे कैसे हेल्प मिल सकती है, उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक टेक्निक होती है। उसके बाद कहीं कहीं पे भाषा और कल्चर के साथ भी कुछ लोग मानते हैं कि हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और मैंने करते हुए देखा भी नहीं, कि भाषा और डायलेक्ट का और कल्चर का, या ब्रिंगिंग जिसकी है जिस कल्चर में, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर पे। तो उसको एक्सप्लोर भी करते हैं लोग, है ना। और वो भी एक थेरेपी की तरह यूज होता है, क्योंकि कल्चरल इम्पैक्ट भी बिहेवियर पे बहुत स्ट्रांग रहता है, भाषा का इम्पैक्ट भी रहता है, हाउ यू एक्सप्रेस थिंग्स। और कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं कि कल्चर और भाषा की वजह से किसी किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट आ जाते हैं। तो मैंने कभी ऐसा बहुत किया नहीं है, अनजाने में किया होगा तो कोई इंसिडेंट्स मुझे याद नहीं है, बट इस तरह से भी कुछ होता है। फिर अभी आप देखेंगे तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आर्ट, म्यूजिक, है ना, ये भी एक थेरेपी है। कि कुछ लोगों को म्यूजिक से वो करवाना, आर्ट से कराना, है ना, क्राफ्ट से कुछ कराना, रिक्रिएशनल कुछ एक्टिविटीज कराना, ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। एक एक टेक्निक और होती है जिसमें कि मैंने अपने आप को क्या कह के अपने आप को सोल्ड किया हुआ है, मतलब मैंने अपने आप को क्या कह के अपने आप को बेचा हुआ है कि मैं कैसा आदमी हूँ, है ना, अपने बारे में खुद को ही क्या स्टोरी बता रखी है। ये एक टेक्निक है। तो उसमें क्या होता है कि उस स्टोरी में हो सकता है कि हमने कुछ बायस्ड या कुछ अपने बारे में कुछ मान्यताएं बनाई हैं जो कि आर नॉट करेक्ट अबाउट अस, है ना, कुछ एज्यूम किया हुआ है जो कि ठीक नहीं हो सकता या नहीं है। तो फिर एक नई स्टोरी क्रिएट करना अपने बारे में कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। और वही स्टोरी अपने आप को सुनाना और अपने आप को वही स्टोरी बेच देना ताकि हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट आ सके। ये एक तरीका है ना, जिसको उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या थेरेपी। फिर एक सिस्टमिक थेरेपी भी है जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो पर्सन है जिसको हम काउंसल कर रहे हैं उसको उसका उसकी लाइफ में जो सिस्टम्स हैं, जैसे फैमिली में जहाँ वो रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस स्कूल में पढ़ता है या पढ़ रहा है या कॉलेज में जा रहा है, या जिस जगह पे काम कर रहा है ना, उसका इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पे पड़ता है। इसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे तो ये कॉरपोरेट्स में ज़्यादा यूज होता है। इसका एक फैंसी नाम दिया हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर किसी को दिक्कत आ रही है, जैसे घर में आ रही है तो घर में क्या फैमिली काउंसलिंग की बात करेंगे, या फैमिली के एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस ला सकते हैं, है ना।
तो प्रॉब्लम सेंट्रिक ना होके वो सिस्टम को अटैक करने वाली बात है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस में, जैसे आपको ऑफिस में परेशानी है, क्या परेशानी है कि जी हमारे को गर्मी में काम करना पड़ता है, ठीक है एसी लगा दो। तो सिस्टम को करेक्ट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ फैसिलिटीज डेवलप करने की बात है, इसको सिस्टमिक एक थेरेपी बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के नाम से कॉर्पोरेट्स में जानते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो संदीप भैया, मैं अगर देर वेर हो रही होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ। आई भैया, नॉट रिमेम्बर टाइम। हाँ बढ़िया भैया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ फिर वो उसका होगा, कोई फायदा नहीं। जी। तो संगीत माल्या। भैया, आप अनम्यूट कर लेंगे थोड़ा, वो गलती से भी होता अच्छा, बीच में कोई आवाज आ रही थी, डॉक्टर गीता बहन जी कुछ कह रही हैं क्या? है। हाँ जी, उनको म्यूट कर रहा था, वो घरेलू आवाज थी, इसीलिए अच्छा अच्छा, आपका म्यूट हो गया। ठीक, ओके 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 ओके। नहीं नहीं भैया जी, अभी तो कुछ नहीं कह रही, अभी तो सुन रही हूँ आपको आराम से अच्छी तरह। बहुत जी बढ़िया सेशन जा रहा है, बहुत अच्छा। जी जी थैंक यू जी सो मच। जी, थैंक यू। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इतनी सारी टेक्निक्स होने के बावजूद ये सारी टेक्निक्स काउंसलिंग में इतना यूज नहीं हो रही जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जिनके लिए इनको बनाया गया है। मेरा जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने देखा कि ये टेक्निक्स को कमर्शलाइज करके, मतलब काउंसलिंग भी होती है, लोग बाग काउंसलिंग के पैसे भी लेते हैं, है ना, करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इन सब टेक्निक्स का कॉरपोरेट्स में, बिजनेस में, कमर्शियली बहुत यूज हुआ है। जैसे कुछ टूल्स हैं हमारे पास जिनको कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो पर्सनालिटी स्टाइल के क्वेश्चनेयर होते हैं साइकोमेट्रिक, जिससे कि पर्सनालिटी का पता चलता है कैसे हैं, है ना। कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल के टेस्ट होते हैं, लीडरशिप बिहेवियरल टेस्ट होते हैं, है ना। ऐसा हमने बहुत सारे किए हुए हैं। कुछ कुछ फेमस हैं, जैसे पर्सनालिटी स्टाइल में MBTI होता है, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, है ना। टाइप इंडिकेटर मतलब पर्सनालिटी टाइप इंडिकेटर। इसमें 4 तरह से उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया कि इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। कोई आदमी इंट्रोवर्ट होता है या एक्सट्रोवर्ट होता है। कुछ हम डिसीजन सेंस करके लेते हैं या कभी इंट्यूटिवली ले लेते हैं, है ना। ये 2 अपोजिट चीजें हो गई। फिर कई बार हम चीज को सोच के डिसीजन लेते हैं या फीलिंग के साथ ले लेते हैं डिसीजन, है ना। थिंकिंग डिसीजंस हैं या फीलिंग डिसीजंस हैं, या हम कोई जजमेंट के साथ डिसीजन ले रहे हैं या कुछ चीज परसीव करके ले रहे हैं, है ना, पहले से मान्यता बना रखी है। तो जजमेंटल डिसीजन या परसीविंग, तो इस तरह से 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, और 4x4 करके ऐसे 16 टाइप की पर्सनालिटी को MBTI टेस्ट में सेल्फ असेसमेंट टूल है ये, है ना। इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को का इंटरप्रिटेशन होता है। इसी तरह एक एक और फेमस टेस्ट है काफी, इसको फायरो भी बोलते हैं, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन बिहेवियर, फायरो भी। तो ये भी काफी फेमस टेस्ट है, और भी बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। मतलब हम बहुत सारा कर चुके हैं क्योंकि HR में बहुत सारा काम किया है, तो ये सारे किए हैं अप्रेजल्स के टाइम पे। इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यूज इज अ वेरी फेमस टर्म, है ना, जिसमें इवेंट्स को बार बार दोहरा के उसमें आपने क्या किया, इस तरह से पर्सनालिटी का जजमेंट बनता था, तो वो भी हमने काफी किए हैं। तो आप ये देखेंगे तो ये सारे टेस्ट हैं या ये सारी काउंसलिंग टेक्निक्स जो हैं, ये मोस्टली रिक्रूटमेंट में इस्तेमाल हो रही है, फोर्सेस की ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रही है, एंड्योरेंस टेस्ट के प्रति आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है उसमें इस्तेमाल हो रही है, आपको किस तरह की ट्रेनिंग की नीड है वो नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपकी ट्रेनिंग का नीड का एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं,
और सबसे कम काउंसलिंग में इस्तेमाल हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये जितना कुछ लोगों ने इसमें मेहनत की, काम किया, टेक्निक्स निकाली, वो काउंसलिंग के लिए निकाली थी, और एक इंडिविजुअल के लिए या एक ग्रुप के लिए, एक फैमिली के लिए या किसी मुसीबत में पड़े हुए आदमी के लिए ये किया गया था, और इसको बिजनेस बना दिया गया। ये सब बिजनेस में यूज होती है। तो ये एक पार्ट था टेक्निक्स का। अब हम बात करेंगे टूल्स की, है ना, कि काउंसलिंग के टूल्स क्या होते हैं। जो मैंने बताया कि कुछ मैंने, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे याद नहीं तो लिख के रखे हुए हैं। तो टूल्स का मेंशन, आपको स्किल का मेंशन होगा कई जगह किताबों में, टूल्स का को मेंशन नहीं करते हैं लोग, क्योंकि टूल्स जो है ना, ये एक बहुत वाइड रेंज है। तो अभी टूल्स पे बात करेंगे। इन द मीन टाइम, जो पहला ये टेक्निक्स पे बात हुई, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी ले लें संदीप भैया, या बाद में इकट्ठे क्वेश्चन लें, जैसा आप कहें। भैया ठीक है, बाद में फिर वो जो बाद में आप सुनाएंगे उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन किसी के पास है तो वो जल्दी से रख सकते हैं। जी, चैट में भी डाल सकते हैं, चैट में भी मैं पढ़ के देख सकता हूँ। तो भैया ये जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो टूल्स काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल हुए थे, वो सभी डिफरेंट पर्पसेस के लिए, खासकर फौज की भर्ती के लिए मैंने तो देखा है, मैं फौज में था। और बाकी जगहों पर आप कंपनियों में रिक्रूटमेंट के लिए या लीडरशिप वगैरह के लिए, तो इसका काउंसलिंग में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, इस पर थोड़ी सी बात आप यदि रख दे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में टूल्स पे जाएंगे। अ, मतलब आप कुछ स्पेसिफिक टेक्निक का बताएंगे, ये सारी टेक्निक्स में, तो सारी हाँ, मैं techniques के ऊपर ओवरऑल ही पूछ बात रहा हूँ करें। भैया। हाँ, ओवरऑल ही पूछ रहा हूँ कि ये जो टेक्निक्स हैं, जैसे फायरो भी बोला, MBTI बोला, क्या हम्म। ये तो इसको काउंसलिंग के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या उतना ही इफेक्टिव होगा? बेसिकली भैया, ये जो टूल्स हैं, जैसे पर्सनालिटी स्टाइल है, या फायरो भी है, MBTI है, या कम्युनिकेशन स्टाइल क्वेश्चनेयर है, लीडरशिप बिहेवियरल क्वेश्चनेयर है, ये बहुत स्पेसिफिक टूल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं। तो जैसे मुझे कोई मेरे काम में दिक्कत आ रही है, और मेरे को या कोई एलिवेशन मिला काम में, और मेरे को एक मैनेजर से, लेट्स से कोई जनरल मैनेजर बना दिया गया, तो मेरा कुछ रोल और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, मेरा KRA चेंज हो गया। तो अब मुझे कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ शायद नई टीम को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ नए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में एक सेल्फ असेसमेंट मैं अपना करवा सकता हूँ काउंसलिंग के थ्रू, है ना। या फिर लेट्स से, जैसे मैं हूँ, मेरी मान लो कोई शादी हुई, नई नई शादी हुई, या बच्चा पैदा हुआ, फैमिली में कोई आया, है ना। उसके लिए, पेरेंटिंग के लिए क्या मुझे नई स्किल्स चाहिए होंगी, इसके लिए मुझे एज अ लीडर क्या चीज़ ऐसी है जो फैमिली में मेरे काम आएगी, या मेरे कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या चीज़ है, क्या मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ कम्युनिकेशन में, क्या मैं बहुत डूअर टाइप का हूँ, क्या मैं बहुत बैलेंस करके चलने वाला हूँ, है ना। तो इस तरह के मेरे या एमिएबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हूँ, तो उस तरह के टेस्ट से मुझे एक सेल्फ असेसमेंट भी मिलता है, और अगर कोई एक्सपर्ट उस टेस्ट के बेस पे मेरे को काउंसिल करता है तो वो बेनिफिट रहता है। तो ये टेस्ट बेनिफिशियल है। एज ए काउंसलर, आपको अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए कहे तो आपको जरूर जाना चाहिए, और इससे हेल्प मिलती है। भैया एक चैट बॉक्स में सुंदरी दीदी का भी क्वेश्चन है कि ये What is व्हाट the इज reason for these being non-helpful in family counseling? Okay. फैमिली काउंसलिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, और हम एनवायरनमेंट पे बात कर रहे होते हैं फैमिली में। तो फैमिली में सबकी रजामंदी किसी टूल के एग्जीक्यूशन के लिए अक्सर नहीं होती है। तो ये एक टैबू है, और ऐसा उनको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी के बारे में
मैं एक्सपोज हो जाऊं, तो मेरी कोई इनर चीजें दूसरों को ना पता चल जाएं। लेट्स से फॉर MBTI टेस्ट, उसमें 16 तरह के पर्सनालिटी का इंटरप्रिटेशन है, या कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी की मैपिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन स्टाइल की मैपिंग हो जाती है ना, या जो आपकी नीड है और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे फायरोबी की हम बात करें तो उस तरह की एक्सप्रेशन का एक्सपोजर हो जाता है। तो नॉर्मली फैमिली वाले आर वेरी ससेप्टिबल कि भाई इस तरह का हमको नहीं कराना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आती है फैमिली काउंसलिंग में। बल्कि जो मैरिज काउंसलिंग होती है उसके मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस है, बड़े इंटरेस्टिंग है। बट मैरिज काउंसलिंग में कई बार दोनों हस्बैंड वाइफ ज़रूर इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे असेसमेंट करें, ताकि ये, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में होता है, फैमिली काउंसलिंग में 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए द फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड of your weaknesses is a major barrier in family counseling, है ना। और फैमिली में एक टैबू माना जाता है किसी फैमिली को काउंसलर के पास जाना, या काउंसलर का फैमिली में आना, या फैमिली में एक तरीके से आप चल रहे हैं उस तरीके को चेंज करना, ये एक बड़ा भाग रहता है। मैरिज काउंसलिंग का मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। अ, अ, तो मैरिज काउंसलिंग में कई बार मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो मैरिज काउंसलर थी, और उसने एक बार बताया कि मैरिज काउंसलिंग में उसके पास एक कपल आया जो कि ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स था, और उनको कोर्ट ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई इट वंस एंड सीक अ काउंसलर। ऐसा कोर्ट बोलते ही हैं अक्सर, तो ऐसे केसेस हमारे पास आया करते थे। तो वो मतलब मैं कितना कैसा काउंसलर का एक रोल होता है उस पर एक छोटा सा इनपुट एक शेयर कर रहा हूँ। तो उसके पास वो कपल आया, वो बैठी हुई थी, और उसने दे वर वेरी जेंटल और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और एप्लीकेशन फाइल हो गई थी उनकी डिवोर्स की, और उन्होंने कोर्ट से अपॉइंटेड काउंसलर की जगह किसी पर्सनल काउंसलर को मिलना ठीक समझा। और वो उसके पास आए, और उसने ये बोला कि देखिए आपका ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स है आपका केस, और फिर भी आप मेरे पास आए हैं, तो क्या मैं इससे ये समझूं कि आपको अभी भी उम्मीद है कि आपकी शादी बच सकती है? अगर ऐसा है तो बताइए। दिस इज व्हाट शी सेड, दैट्स ऑल। एंड दिस लेडी स्टार्टेड क्राइंग, है ना, वो रोने लग गई, और वो उसका हस्बैंड वहीं पे उसको कंसोल करने लग गया कि भाई अभी रो क्यों रही हो। एंड दिस काउंसलर फ्रेंड ऑफ माइन, वो उसने बोला कि आप लोग ना, मुझे लगता है आप लोग को बात करनी चाहिए, आप बात कीजिए, मैं बाहर बैठी हूँ। और वो वहां से बाहर चली गई, और उन लोगों ने लगभग आधा पौना घंटा जो भी बातचीत करी, एंड दे केम आउट एंड थैंक्ड हर एंड सेड कि ठीक है मैडम, हमें आपकी जरूरत नहीं, हमें लगता है कि हमको एक ट्राई और करना चाहिए, एंड विल ट्राई। एंड देन दे नेवर केम बैक। वी डोंट नो उनका डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ, बट वो वापस नहीं आए। सो काउंसलिंग इज ऑल्सो इन माई एक्सपीरियंस इज सच ए थैंकलेस जॉब। उनको पता भी नहीं चला कि उनकी काउंसलिंग हो गई, सिर्फ इतने से, है ना। और उस काउंसलर का वो रोल नहीं देख पाए। तो मेरे करियर में ऐसे हजारों इंस्टेंसेस हुए जब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि वी आर बीइंग काउंसल्ड, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है, एक लाइन में भी हो जाती है और 1 साल भी नहीं हो पाती है। 5-5 साल के भी हमारे क्लाइंट्स होते थे जो किसी ग्रीफ साइकिल में फंस गए, और बार बार उनको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं, जस्ट शेयरिंग दिस, है ना। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी। तो ये बहुत ही मजा आ रहा है मतलब, और एक तरह से आप मास काउंसलिंग भी कर रहे हैं भैया, क्योंकि जिस तरह से जिस तरह से आप सहजता से बातों को रखते हैं। एक क्वेश्चन और है भैया चैट बॉक्स में क्वेश्चन ये और लोग। आया है पारस भाई जी का है, भैया हाउ एनी टूल्स और टेक्निक्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड टूल्स, हाउ इट बिकम्स फेमस इन साइकोलॉजी कम्युनिटी। भैया अभी टूल्स की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ थेरेपी के टेक्निक्स की बात की है। टूल्स पे अभी बात करेंगे। टेक्निक, है ना, खेती की एक टेक्निक हो सकती है, उसके लिए टूल ट्रैक्टर भी हो सकता है और बैलों का हल भी हो सकता है। तो टूल्स की अभी बात नहीं की है।
टूल्स मोस्टली काफी अलग अलग हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एक टूल है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना भी एक टूल है, सिस्टम्स को बनाना भी एक टूल है, नॉलेज देना भी एक टूल है, स्किल देना भी टूल है, प्रैक्टिस करना भी एक टूल है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। और कोई क्वेश्चन? साइकोलॉजी कम्युनिटी में सभी चीज एक्सेप्टेड है भैया, है ना, बट अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिलना और अच्छे काउंसलर मिलना इज अ चैलेंज, है ना। हमको भी बिल्कुल लगता है कि हम शायद उस पोटेंशियल पे नहीं है जिस पे हमको होना चाहिए या हो सकते हैं। ये हमेशा सीखने का एक भाग बना रहता है कि आदमी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ऐसा लगता है। तो कब किस चीज, कौन किस आदमी को क्या चीज छू जाएगी और कब वो कितनी बड़ी करवट ले लेगा, कितना बड़ा बदल जाएगा उसकी लाइफ में कुछ, ये आप कभी नहीं कह सकते। ये हो गया, वाई आर दीज टेक्निक्स नॉट यूजफुल इन फैमिली। आई होप मैंने इसका जवाब दे दिया। पारस भाई जी का भी ये क्वेश्चन सुंदरी जी का आ रहा है दोबारा, वाई। दोबारा से आ गया। ओके, आप उनसे पूछ लीजिए क्या मैं आपका कर पाए। भैया बीच में कनेक्शन कट गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाई। दीदी इसका आंसर मैंने कर दिया है, आप सुन नहीं पाए तो आई बिलीव आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो 2-4 मिनट और उसमें लग जाएंगे। ठीक रहेगा ये? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू दीदी, इससे थोड़ा समय बचेगा भैया हमारा। 10 मिनट हैं ऐसे 7 बजने में, तो टूल्स आप जैसे कवर पाएंगे आप। अच्छा, नहीं तो 7। नेक्स्ट सेशन जरूर हम लोग देखना। ओके, तो एक काम करते हैं अभी, क्योंकि टूल्स में तो फिर टाइम लगेगा, जी भैया। तो हम सेशन को बढ़ा सकते हैं या 7 बजे ही खत्म करना है? तो फिर मैं अभी खत्म कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और टूल्स के बारे में फिर नेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि टूल्स का तो एक अपना जी भैया। लंबा वो है, आप जैसा कहें। भैया चूंकि टाइम फिक्स रहने से सब लोग समय निकाल पाते हैं और दूसरे ओके, काम में इन्वॉल्व हो तो पाते हैं। एक काम करते हैं, टूल्स में कुछ जो काउंसलर के टूल्स हैं उस पे बात ना करके थोड़ी सी मैं डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए काउंसलर को वो, और कुछ जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह के बारे में 10 मिनट बात कर लेता हूँ, ऐसा जी ठीक रहेगा? जी जी भैया, स्वागत है। ठीक। सो काउंसलर्स के टूल्स के बारे में अगर हम देखें तो एक मेजर चीज आती है जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। हमको किस तरह से एक आदमी के सामने बैठना है, तो एक ओपन पोस्चर की बात होती है, क्रॉस लेग्स और क्रॉस हाथ ऐसे करके बैठना, ये क्लोज्ड पोस्चर माना जाता है कि यू आर नॉट ओपन, है ना। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ अध्ययन उसका है मेरे पास, है ना, क्योंकि हमको काउंसलिंग के दौरान सिखाया भी जाता था बॉडी लैंग्वेज को कैसे पकड़ें, है ना, आई मूवमेंट से कैसे फीलिंग्स को डिराइव करें, फेस एक्सप्रेशन को कैसे पकड़ें, हाथ पैरों के मूवमेंट से कैसे हम जज कर सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज, है ना, और एक इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज, ये करना जो है एक ज़रूरी भाग है। तो पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत ज़्यादा लीन होके बैठना, बहुत ज़्यादा पीछे रिलैक्स होके बैठना, ये दोनों पोस्चर नो है। एक ऐसा पोस्चर बना के रखना जिसमें आपका इंटरेस्ट भी पूरा दिखता रहे और आपको ओपन रहना है। ओपन मतलब आपका शरीर पूरा सामने विजिबल हो, तो कोई भी अनवांटेड या कोई ऐसा बॉडी साइन जो क्योंकि हम लोग बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले पकड़ते हैं, अनकॉन्शियसली भी पकड़ लेते हैं, है ना। जो लोग बॉडी लैंग्वेज नहीं समझते वो भी पकड़ लेते हैं, है ना। पता चल जाता है किस नजर से कोई आदमी हमको देख रहा है, किस नजर से कैसे देख रहा है ना, तो बहुत आसानी से पकड़ा जाता है अनकॉन्शियसली। तो इसलिए ओपन बॉडी पोस्चर और रिलैक्स बॉडी पोस्चर इज वो हो गया। दूसरा, आपका इंटरेस्ट उसमें है ना, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड उसमें नहीं है, और एक एक मिनिमम डिस्टेंस जिससे कि आवाज
आप तक पहुंच सके, जिससे बात आप कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, एक मिनिमम डिस्टेंस आपने बना के रखा हुआ है। एक टोन आपकी वॉइस की जो है वो बहुत एम्बिएंट होनी चाहिए, बहुत एक्साइटिंग नहीं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत सारी चीजें हो सकता है समझ में ना आए, तो जल्दी बोलना या बहुत धीरे बोलना भी एक नो नो है। तो वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है और जो टोन है उसकी, वो सॉफ्ट होना एक बहुत बड़ा भाग है। फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप कैसे अपने सेंटेंस को, अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन काउंसलिंग सेशंस, है ना। एक छोटा सा भी मिस्टेक जो है और अगर गलत टोन से बोल दिया गया तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है और क्लाइंट सीधा ही डिसइंटरेस्टेड हो सकता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ इनिशियली हुए हैं बहुत, है ना। एक बड़ा पार्ट है कि काउंसलिंग के लिए ड्रेस कैसी पहने आप, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो। तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ड्रेसेस या बहुत ज्यादा फैंसी ड्रेसेस को स्ट्रेट नो नो कहा जाता है। आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक रहना है, कोई भी आपके शरीर पे इस तरह का आभूषण या इस तरह के कपड़े या इस तरह का कुछ भी ना हो जो कि बहुत फैंसी हो, जिससे कि क्लाइंट का, मान लो कोई इसका वीक पॉइंट है, मान लो अपने घड़ी कोई रोलेक्स की पहन ली और वो उसका कोई वीक पॉइंट रहा, तो उसके सारा अटेंशन फिर वहां चला जाएगा। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। काउंसलर हैज टू बी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, एक नॉर्मल आदमी दिखना चाहिए, है ना। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल सेटिंग, नॉर्मल पीपल। जो प्लेस है काउंसलिंग के लिए वो बहुत एम्बिएंट एक होना जरूरी है। इसमें साउंड और जो नॉइजेज आती हैं वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी आपसे शेयर कर रहा है या जिसके साथ आप काउंसलिंग सेशन ले रहे हो, यू नेवर नो कि उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी में कितना बड़ा है। इट कैन बी अ लाइफ एंड डेथ वाला मामला हो सकता है काउंसलिंग में। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, है ना। तो इसलिए बहुत बिल्कुल सीरियस होके, बिल्कुल कैजुअल ना लेके, और उस एक एक ऐसी जगह पे जहां बहुत डिस्टरबेंसेस ना हो। फोन इज ए नो नो इन ए काउंसलिंग सेशन, ना क्लाइंट के पास होना चाहिए ना आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक प्रेमाइसेस हैं जो आपको इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज ये आपको देखनी चाहिए। डोंट्स में भैया, संदीप भैया, कितना टाइम हो गया? 7 बज गए क्या? भैया केवल 3 मिनट हैं ऐसे तो, लेकिन भैया आप 5 मिनट आगे जा सकते हैं इस, यदि अपनी टॉपिक को पूरा कर दें। ओके। तो डोंट्स में कुछ चीजें हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, काउंसलर को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके 5 मेन पैरामीटर्स हैं जो हम कुछ मित्रों के शोध से आए। उसमें एक है कि आप कभी भी किसी काउंसलिंग सेशन को कैजुअल नहीं ले सकते, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। आपको सीरियस ही लेना है किसी भी चीज को, चाहे आपको समस्या कितनी भी छोटी दिख रही हो, है ना। लेट्स से मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं तो एक एक व्यक्ति कोई काउंसलिंग के लिए आया और उसने आते ही बोला कि मुझे ना चश्मा पहनना पड़ता है और मुझे लगता है मैं अंधा हूं, है ना, और मुझे लगता है मेरी आंखें खराब हो गई, मैं अंधा हूँ। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सी स्टेटमेंट थी कि मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, मुझे लगता है मैं अंधा हूँ। बट after a period of time it turned out the problem was he was on the verge of committing suicide. तो किसी भी एक छोटी, मतलब एक जो छोटी सी बात है, इट कैन बी अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, तो नीचे नहीं बताया कि अंदर क्या उस आदमी के है। तो कैजुअल नहीं हो सकते, दैट इज वन थिंग काउंसलर्स। सेकेंड इज एडवाइस नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा कैजुअल जब हम होते हैं ना, वो घरों में होते हैं हम, क्योंकि सबको टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरी माता, है ना। सबसे ज्यादा कैजुअल हम घरों में होते हैं। तो ये हम हमारा ध्यान जाना चाहिए कि घरों में भी काउंसलिंग की बराबर जरूरत रहती है 24/7। दूसरा, एडवाइजिंग। एडवाइस अगर देखा जाए तो उस आदमी को देने का अधिकार है जो किसी विषय पे एक्सपर्ट हो। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाते हैं,
और नॉर्मल जिंदगी में हम देखें तो कोई हमको कोई समस्या बताता है, लेट्स से किसी ने बोला मुझे लगता है मेरे आंखें खराब हो गई, हम बोलते हैं जाओ डॉक्टर के पास, चश्मा लगा लो। तो ये अनवांटेड एडवाइस है। वी डोंट नो उसको चश्मा, वो इतना बुद्धू थोड़ी है कि उसने आंख खराब हो गई तो चश्मा उसने कंसीडर नहीं किया होगा। तो हम बिना मांगे जो एडवाइस देने लग जाते हैं या अपने आप को एक्सपर्ट साबित करने लग जाते हैं, है ना, कि हमारे पास सॉल्यूशन है, हमको लगता है हमारे पास है, लेकिन हम ये जाने बिना कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, उसने अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया कि नहीं, हो सकता है हमसे ज्यादा उसने एक्सप्लोर किया हुआ हो, वो जाने बिना जो हम एडवाइस देने चले जाते हैं, ये एक स्ट्रांग नो नो है विदाउट एडवाइस। थर्ड इज, अपनी एडवाइसेस को नॉर्मली आप देखेंगे तो दूसरा आदमी जो आप एडवाइस दे रहे हैं वो पहले प्रैक्टिकली कर ही चुका होता है। हम अपनी एडवाइस को रीइंफोर्स करने के लिए अपनी मेमोरी और अपने लाइफ से, अपनी मान्यताओं से एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि हमारी एडवाइस पुष्ट हो, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, कोई मान लो साइकिल पे कुछ स्टंट कर रहा है, हम उसको बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो गिर जाओगे, है ना, ये स्ट्रांग एडवाइस है, लेकिन वो अपना कर ही रहा है। तो क्योंकि अब वो हमारी बात नहीं मान रहा, तो हम उसको बोलते हैं देखो बेटा वो फलाने घर का मैंने देखा था एक बार, वो भी गिर गया था, या मैं भी, पापा भी एक बार गिर गए थे, टांग टूट गई थी, हाथ टूट गया था, चोट लग गई थी। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपनी एडवाइस को रीइंफोर्स करने के लिए हम कुछ अपनी मेमोरी से एग्जांपल्स देते हैं, दैट इज अ नो नो, है ना, क्योंकि आपके एग्जांपल आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये नहीं करना है। देन मान लो वो बच्चा अभी भी नहीं मान रहा है, तो हम उसको बोलते हैं देखो अच्छे बच्चे कहना मानते हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज अ प्रीचिंग मोड, उपदेशात्मक, ये उपदेश मध्यस्थ दर्शन का नहीं, उपाय सहित आदेश नहीं है ये, बट ये उपदेश जो कंटेम्परेरी में हम समझते हैं कि प्रीच करना है किसी को कि यार ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, है ना। ये फिर जब हमारी एडवाइस और हमारे एग्जाम्पल भी काम नहीं करते तो रीइंफोर्स करते हैं। तो ये रीइंफोर्सिंग उपदेशात्मक प्रीचिंग नहीं करनी, है ना, कोई भी प्रीच नहीं करना है काउंसलिंग के दौरान। एंड द लास्ट इज स्कोल्डिंग, कि अगर वो तब भी प्रीचिंग के बाद भी बच्चा नहीं मान रहा है तो जाके उसको डांट दिया या एक थप्पड़ लगा दिया। तो दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, मतलब आप कोई हार्श वर्ड काउंसलिंग में नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट। सो इसको हमने एक छोटा स्वरूप दिया है, इसको हमने बोला कैंप्स, कैजुअल, एडवाइजिंग, माई एग्जाम्पल, प्रीचिंग, स्कोल्डिंग, ये पांचों चीजें नहीं करनी है। तो आज के लिए इतनी एक्सरसाइज एक आपके लिए हो सकती है कि ये पांचों किए बिना कोई डायलॉग करके दिखाओ आप किसी भी कन्वर्सेशन में। भैया यही मैं कहने वाला था, हम यही करते हैं, इसके अलावा कुछ करते क्योंकि नहीं। परंपरागत तरीके से यही सिखाया गया है, यही आता है हमको। इसके अलावा आप करेंगे तो जो बाबा जी ने कहा है ना, पसीना निकलेगा हड्डियों में से रीढ़ की, तो वो वाला भाग होता है। उसके आगे फिर आता है करना क्या है, तो टूल्स है ना। तो वो टूल्स हमको कभी सिखाए नहीं गए, ना स्कूल में, ना परंपरा में, घर में, यही सिखाया गया, यही करना आता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन तक आप लोग कोशिश करें ये करे बिना कुछ करें बातचीत, और फिर बताएं कि क्या बात हो पाई। बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज है भैया। ठीक है भैया, तो टूल्स नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स हो तो अच्छा रहेगा। ये जयश्री बहन जी का आया है, हाँ नेक्स्ट सेशन और के लिए वो कह रही है। अभी डोंट हो जाए तो डोंट हो गया है, ठीक है। डूज को फिर नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। नेक्स्ट सेशन नितल बहन प्लान करेंगी या आरती, जी जैसा भी भैया। हो, तो मुझे या संदीप भाई आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जी और भैया। जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। मैं संडे 27 28 संडे तक हूँ, उसके बाद जी मैं सोमवार को मैं निकलूंगा, क्योंकि मुझे मानव तीर्थ जाना है, तो सोमवार अर्ली मॉर्निंग में चला जाऊंगा और फिर शायद अवेलेबल ना रहूं। तो जी अभी भैया। कल और परसों 2 दिन है, कर सकते हैं, या फिर मैं फिर 11 सितंबर के बाद कर पाऊंगा, ठीक है ठीक जैसा है। आप लोगों को जी ठीक भैया। ऐसा मानो। जी भैया आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी ये एक रिक्वेस्ट सोनाली दीदी कह रही हैं कि थोड़ा और चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग अपना समय देख करके बैठते हैं और उसके बाद कुछ प्लान करके बैठते हैं, इस लिहाज से मैं समय में रुकना चाह रहा था। अदरवाइज मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा तो है कि भैया से सुनते रहें,
एक आया डॉक्टर This is गीता interesting. गीता बहन ने बोला है 5 वर्ड्स को दोबारा करें, तो आप नोट कर लीजिए। कैंप्स बोलते हैं, CAMPS, कैजुअल, एडवाइजिंग, माई एग्जाम्पल्स, प्रीचिंग, स्कोल्डिंग। दोबारा से बोल देता हूं, कैजुअल, एडवाइज, माई एग्जाम्पल्स, प्रीचिंग एंड स्कोल्डिंग। ये 5 डोंट्स हैं, करना ही नहीं है, बिल्कुल छूना भी नहीं है इनको। इसके बिना बातचीत करना जो है वो काउंसलिंग है। तो भैया एक तरह से एक्सरसाइज ये भी हो गया कि टूल्स क्या हैं इसको खुद से सर्च करें वरना इसका ठीक है भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, एक नया आयाम खुला है काउंसलिंग को लेकर, जितना हल्का ले रहे थे उतना है नहीं। हाँ, और भैया और जितनी बातें आपने कही वो आपकी पर्सनैलिटी में भी दिख रही है भैया, तो वो भी काफी प्रभावित कर रही है, जैसा मैंने व्यक्तिगत रूप से फील किया जिस डूज को आपने बताया है। तो जैसे डोंट्स को बताया, अभी डूज को नहीं बताया है। नहीं, उससे पहले जितनी बातें आपने कही एक काउंसलर के लिए, तो वो काफी कुछ प्रभावित हो गया। हाँ धन्यवाद भैया। और भी कोई अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहते हैं इस प्रस्तुति के ऊपर तो जल्दी से रख दें। कोई सवाल हो तो अभी ले सकते हैं, जी 2-4 मिनट में। जी 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 जी। हाँ, नेतल बहन ने लिखा है प्रैक्टिस कैजुअल टीचिंग। टीचिंग नहीं है, एडवाइजिंग है। कैजुअल, एडवाइजिंग, माय एग्जांपल, स्कोल्डिंग, प्रीचिंग, इसका क्रम है। कैजुअल, एडवाइज, एग्जाम्पल, स्कोल्डिंग, प्रीचिंग, ये 5 चीजें डोंट्स हैं, नहीं करनी है। संदीप भैया, किसी का कोई प्रश्न हो तो क्विकली ले सकते हैं, नहीं जी तो भैया कोई प्रश्न तो है नहीं, ना चैट बॉक्स में और ना कोई अपनी माइक अनम्यूट कर रहे हैं, तो लगता है सुन के सब हिप्नोटाइज हो गए भैया एक टूल वो भी है, हाँ सॉरी जो आपने टेक्निक बताई थी। तो भैया फिर हम इंतजार करेंगे आपके अगले सेशन का। ठीक है, तो आप जैसे बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग जी कर लेंगे। जी जी, भैया धन्यवाद, सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद।